गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में। आज के सेशन में हम 24 मई के सभी करंट अफेयर को डिटेल में देखेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, 24 मई के करंट अफेयर को हम शुरू करते हैं, लेकिन पहले आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए, आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन देखें, किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया? किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विमेंस बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2024 जारी की गई? किस राज्य के द्वारा भारत में पहला एआई जनरेटिव टीचर आयरिश को लॉन्च किया गया है? तो तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट में बताइएगा कि इनका आंसर क्या है। हम चलते हैं तब तक सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला देखिए, बुक कायरोस के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 प्रदान किया गया है। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो कायरोस, इस बुक को लिखा है जेनी अरफनबेक्स ने। आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए, पहला फैक्ट तो आपको यह नोट करना चाहिए कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किस बुक के लिए दिया गया, तो किसके लिए? कायरोस के लिए। आप समझिए कि अवार्ड किसे दिया जाता है या ये प्राइज किसे दिया जाता है। तो इंग्लैंड या आयरलैंड में ऐसी कोई भी बुक जो कि इंग्लिश में प्रकाशित हुई हो लेकिन वो ट्रांसलेटेड वर्जन हो, मतलब किसी और लैंग्वेज में लिखी गई थी और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है, तो ऐसी बुक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जा सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि कायरोस जो मूल बुक है वो किस लैंग्वेज में? तो वो जर्मन भाषा में। किसने लिखी? जेनी अरफनबेक्स ने। जेनी अरफनबेक्स, यहां पर आप इमेज देख सकते हैं, जर्मन भाषा में इन्होंने लिखा है और इस बुक को माइकल हॉफमैन ने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। इसीलिए कायरोस के लिए जेनी अरफनबेक्स और माइकल हॉफमैन को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 से हाल ही में सम्मानित किया गया। अब सेकेंड क्वेश्चन की बुक किस पर आधारित है, किसके बारे में बात करती है? तो देखिए, 1990 के पहले जो जर्मनी था ना, वो दो पार्ट में बटा हुआ था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और दोनों जर्मनी को मिलाकर एक कर दिया गया। तो 1990 के एरा में, मतलब पूर्वी जर्मनी के अस्तित्व का जो आखिरी टाइम पीरियड था, उस वक्त एक लव स्टोरी पर आधारित ये बुक है जिसका नाम रखा गया है कायरोस। ओके, अब इसे कौन सा अवार्ड दिया गया? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। इजी, अवार्ड किसे दिया जाता है अभी मैंने आपको बताया। यह पुरस्कार हर साल अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित किसी भी बुक को दिया जा सकता है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई हो, ठीक है, और किसी और लैंग्वेज की हो। ठीक है, सबसे पहली बार 2005 में शुरुआत की गई थी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की देता कौन है? बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड। ओके, लास्ट ईयर 2023 में यह जो अवार्ड है टाइम शेल्टर के लिए बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया था। इनकी जो बुक है टाइम शेल्टर, इसका इंग्लिश अनुवाद किया था एंजेला रोडेल ने। ठीक है, तो इसके लिए 2023 में दिया गया था बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। इनकी बुक का नाम क्या है? तो बुक है टाइम शेल्टर। तो यहां पर 2023 की बुक भी पता चल जाती है और 2024 में अभी जिसे दिया गया उसके बारे में भी आपको पता चल जाता है। डन। देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन है। देखिए, प्रशांत सर जो कि क्रेजी जी के ट्रिक टीम का हिस्सा है, फ्रेंड्स, आपको मैथ्स के फैकल्टी है हमारे प्लेटफॉर्म पर, इन्होंने 70 डेज 70 मैथ्स सेशन यहां पर लगातार 70 दिनों तक लिए हैं और इन्होंने अपना चैलेंज पूरा किया है। लगातार 70 डेज से ये लगातार क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लाइव रहे हैं फ्रेंड्स। इन्होंने बिना छुट्टी लिए, बिना कोई भी हॉलीडे लिए, बिना छुट्टी मारे, इन्होंने लगातार 70 दिन की क्लास पूरी की है, फ्री आप सभी के लिए। तो क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप इनकी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। 70 क्लासेस आपके लिए, देखिए 2-3 घंटे की क्लासेस है, लगातार रही है। आप फायदा उठाइए और 70 डेज का चैलेंज पूरा करने के लिए आप इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट में #कॉन्ग्रेचुलेशन प्रशांत सर छोड़कर जा सकते हैं।
तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कॉन्ग्रेचुलेट जरूर कीजिएगा प्रशांत सर को। आप सभी को पता है एसएससी में ऑल इंडिया रैंकर है, 99 इनकी रैंक है प्रशांत सर। आप इनका देखिए, आप सभी के लिए लगातार इन्होंने मेहनत की है 70 दिन तक। इनके डेडिकेशन को सलाम करने के लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। यहां पर ये चीज समझिए कि देखिए फैकल्टी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि 70 दिन तक लगातार खड़ा रहा है वो आपके लिए। तो आप सभी को भी ऐसा ही डेडिकेशन चाहिए तैयारी के लिए। मार्केट में कंटेंट अवेलेबल है पढ़ने के लिए, गाइडेंस अवेलेबल है। जिसकी कमी है वो है एक मजबूत इच्छा शक्ति, वो आप में होना चाहिए। जैसे प्रशांत सर ने आपके लिए डेडिकेशन दिखाया, आप अपनी पढ़ाई के लिए जरूर डेडिकेशन दिखाइए। डेडिकेशन ही फर्स्ट है अगर हमको हमारा गोल अचीव करना है तो। ओके, तो यहां पर आप इनके 70 डेज की क्लासेस आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए क्रेजी जी के ट्रिक के प्लेटफॉर्म पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। और अगर आप इनका पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पर भी बहुत ही शानदार इन्होंने पढ़ाया है मैथ्स। कोर्स ऑफ द डे में आज मैथ्स का ही फाउंडेशन कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। अर्थमेटिक और एडवांस का कोर्स आपके लिए ओनली 99 रुपीज में अवेलेबल है प्रशांत सर का। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर आप क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप बाय नाउ पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो फीचर्स आप सभी को पता है, पहले भी मैंने बताए थे। रिकॉर्डेड क्लास है आप सभी के लिए। इसके अलावा आपको जो टेस्ट है, जो पीडीएफ है, वो भी आपको एप्लीकेशन के अंदर ही आपके कोर्स में मिल जाएगी। तो बिना देर किए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहां पर आप जाकर प्रशांत सर का मैथ्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन प्रशांत सर जरूर छोड़ते जाइएगा, ताकि क्रेजी जी के ट्रिक का उत्साह इसी तरह से बना रहे आप सभी के लिए, और आप सभी से हम इसी तरह से हमेशा जुड़े रहे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तब तक हम अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99th मेंबर कंट्री कौन सी यूरोपीय देश बनी है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका 99वां सदस्य देश बना है हाल ही में स्पेन। आंसर हो जाता है आंसर बी। कौन है? स्पेन। ठीक है, यूरोपीय देश है। हाल ही में भारत में स्पेन के जो एम्बेसडर हैं जोस मारिया रिदाओ, ठीक है, लंबा नाम है, इन्होंने संबंधित डॉक्यूमेंट सौंपे हैं भारत में। जो संयुक्त सचिव है भारत के विदेश मंत्रालय के अभिषेक सिंह, इनको सारे डॉक्यूमेंट सौंपे हैं ताकि 99वें सदस्य देश के रूप में इनको मान्यता दी जाए। और इन्हें 99वें सदस्य देश के रूप में हाल ही में मान्यता दे दी गई है। तो हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य देश कौन बना? तो ये यूरोपीय देश है जिसका नाम है स्पेन। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। इस संगठन में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 119 देशों ने देखिए इसके फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली 99 देश ही इसकी मेंबरशिप पा सके हैं। जो फ्रेमवर्क है, जो समझौता है, उस पर 119 देशों के साइन है, लेकिन अभी तक मेंबरशिप कितने देशों को मिली है? 99 देशों को। 99वां देश कौन? स्पेन। ठीक है, अब यहां पर आपके दिमाग में आएगा सर इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? तो देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश हैं उन देशों का एक समूह है, ताकि सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। 2015 में भारत और फ्रांस एक साथ आए COP21 पेरिस जलवायु बैठक के दौरान, और भारत और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की 2015 में। इसका हेडक्वार्टर भी हरियाणा के गुरुग्राम में भारत में है। अजय माथुर इसके महानिदेशक के पद पर हैं, इंडियन हैं। सदस्य देशों के जो मध्य में सदस्य जितने भी देश हैं उनके मध्य में ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जितने भी है उनको बढ़ावा देना, स्पेशली सोलर एनर्जी को। यह मुख्य उद्देश्य है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। 99वां मेंबर कंट्री कौन? तो यह बना है स्पेन। आगे आ जाएं। हाल ही में किस राज्य में सागा दावा बौद्ध त्योहार आयोजित किया गया? तो सागा दावा एक बौद्ध फेस्टिवल है, इसका आयोजन किया गया है पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में। सिक्किम में बौद्ध परंपरा को मानने वाले काफी लोग देखने को मिलते हैं। तो यहीं पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन, आप सभी को पता है लास्ट डे 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी। इस दिन सिक्किम में सागा दावा फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बौद्ध धर्म से संबंधित एक त्योहार है जो कि बौद्ध पंचाग के चौथे महीने में पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है।
तो बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार है। 1950 में इसकी सिक्किम में शुरुआत की गई थी और सिक्किम के गंगटोक में एक मठ है जिसका नाम है तुक्स लाखंग मठ। ठीक है, इस मठ में इस बौद्ध त्योहार को आयोजित किया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण ये पूर्णिमा के दिन हुआ था, तो इसे ही बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन सिक्किम में त्योहार आयोजित किया जाता है जो है सागा दावा फेस्टिवल। कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है सिक्किम में, बौद्ध धर्म का त्योहार है। ओके, अगर सिक्किम के अदर त्योहार की बात करें तो क्योंकि बौद्ध धर्मी लोग ज्यादा हैं तो बौद्ध त्योहारों में लोसर महोत्सव और भूमचू महोत्सव, लोसर फेस्टिवल और भूमचू फेस्टिवल ये भी कहां मनाया जाता है? सिक्किम में। दोनों ही बौद्ध फेस्टिवल है। ओके, हाल ही में वियतनाम का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? वियतनाम जो कि एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, इसके नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए जनरल टू लेम। तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 22 मई 2024 को वियतनाम की जो पार्लियामेंट है उसने जनरल टू लेम को वियतनाम का नया प्रेसिडेंट चुना है। इनके पहले वो वांग थुओंग वियतनाम के प्रेसिडेंट के पद पर थे। इनके हटने के बाद वियतनाम के नए प्रेसिडेंट कौन बने? जनरल टू लेम। ओके, ठीक है, यहां पर वियतनाम के बारे में कैजुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, दक्षिण पूर्वी या पूर्वी एशियाई देश है, हनोई कैपिटल है, डोंग यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है और फार्म मिन चिन्ह यहाँ के पीएम के पद पर हैं, प्रधानमंत्री के पद पर हैं। कहाँ के? वियतनाम के। और अब वियतनाम के प्रेसिडेंट कौन बने? तो वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बने जनरल टू लेम। आगे बढ़िए। एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन किया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। देखो, नाम से समझ में आएगा कि ये साइबर सुरक्षा से संबंधित है। तो उद्देश्य क्या है, पहले इसकी बात कर। तो साइबर सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर, जितने भी मुद्दे XY से, सभी मुद्दों पर संगठनों को साइबर सुरक्षा क्षमता बढ़ाना, सभी संगठन जितने भी हैं इंडिया में उनकी साइबर सुरक्षा की जो क्षमता है उसे बढ़ाना और सभी संगठनों के आपस में तालमेल को बढ़ावा देना, मतभेद को मिटाना, इस एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य। ऑल ओवर देखें तो भारत के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सरकारी क्षेत्र के, उनके मध्य में आपसी तालमेल बनाया जा सके और साइबर सुरक्षा के लिए उनकी जो क्षमता है, उनको क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा का। आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। 20 मई से 24 मई तक इसका आयोजन किया जा रहा है। 22 मई को किन देशों द्वारा फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की गई? तो फिलिस्तीन जो कि इजराइल का पड़ोसी देश है और दोनों के मध्य में हमेशा मतभेद हमें देखने को मिलते हैं। फिलिस्तीन को एक कंट्री के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, तीनों यूरोपीय देश ने। आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर डी। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन तीनों ही यूरोपीय देश एक कंट्री के रूप में अब फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले। ठीक है, ये मान्यता देंगे 28 मई को ऑफिशियली। देखिए, यहां पर 2 स्टेट सॉल्यूशन लागू होता है इजराइल और फिलिस्तीन पर। इन दोनों के मध्य जो विवाद है उसको खत्म करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन लाया गया था। ठीक है ना, जिसके तहत दोनों देशों को मान्यता दे दी जाएगी राष्ट्र के रूप में। दोनों देश अपने अपने क्षेत्र में रहकर विकास करें और शांति स्थापित रखें। यूनाइटेड नेशन की जितनी भी मेंबर कंट्री है, ऑलमोस्ट 193 से ज्यादा मेंबर कंट्री है, लेकिन 190 देश जो है यूनाइटेड नेशन के, उनमें से 140 देशों ने, 2-3 देश बहुत छोटे छोटे, तो 190 देशों में से 140 देशों ने फिलिस्तीन को एक कंट्री के रूप में पहले ही मान्यता दे दी है। अब 3 और यूरोपीय देश जुड़ते हैं यहां पर जिन्होंने मान्यता देगी, जो मान्यता देंगे 28 मई को। कौन कौन है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। तीनों ही अब फिलिस्तीन को मान्यता देंगे एक कंट्री के तौर पर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान के लिए द शॉ प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया?
तो एस्ट्रोनॉमी के लिए द शॉ प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है भारतीय मूल के श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। किस क्षेत्र में दिया जा रहा है? एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में। पूरी डिटेल जानेंगे, लेकिन पहले तो यह समझिए कि श्रीनिवास आर कुलकर्णी ये भारतीय मूल के प्रोफेसर है, लेकिन वर्तमान में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में ये काम करते हैं। इन विभागों में खगोल विज्ञान और ग्रह विज्ञान के ये प्रोफेसर है। कौन? श्रीनिवास आर कुलकर्णी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इसीलिए हमको यहां पर इनको याद रखना पड़ेगा कि इन्हें द शॉ प्राइज से हाल ही में सम्मानित किया गया। ठीक है ना, खगोल विज्ञान के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में मिली सेकेंड पल्सर, गामा रे विस्फोट और सुपरनोवा की खोज से संबंधित, रिसर्च से संबंधित इनका जो योगदान है, इसके लिए इन्हें यह प्राइज दिया गया। आपको देखिए कंफ्यूजन होगा द शो प्राइज पर कि ये प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो 3 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जा सकता है। एक दिया जाता है खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, इसके अलावा जीवन विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में, और तीसरा गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में या मैथमेटिक्स साइंस के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जा सकता है। देता कौन है? शॉ प्राइज फाउंडेशन इस पुरस्कार की घोषणा करता है और शुरुआत की गई थी 2004। देखिए, जीव विज्ञान और चिकित्सा और जो मैथमेटिकल साइंस है, इसमें भी अवार्ड की घोषणा की गई, लेकिन ये विदेशियों को दिया गया है। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर खगोल विज्ञान के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए एक इंडियन मूल के व्यक्ति को दिया गया है, तो हमें इनको याद रखना पड़ेगा। ये कौन है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कितने किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति स्मिता भोई ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया? देखिए, इस चैंपियनशिप की बात करें तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित चैंपियनशिप है। IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप, इसमें 40 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की प्रीति स्मिता भोई ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो यहां पर आपको यह भी समझ में आ जाता है कि प्रीति स्मिता भोई किस खेल से संबंधित है। तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित एक भारतीय खिलाड़ी है, याद रखना। ठीक है ना। तो आयोजन कहां किया जा रहा है इस प्रतियोगिता का? पेरू के लीमा में। IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप, इसमें भारत की प्रीति स्मिता भोई ने 40 किलोग्राम भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड अपने नाम किया। और इसी प्रतियोगिता का सिल्वर जो है वो भी इंडिया के ही हाथ में आया है। इंडिया की जोशना सबर ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया 40 किलोग्राम भार वर्ग में। तो दोनों प्लेयर को याद रखिए कि ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और ये भी याद रखिए कि IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो पेरू के लीमा में। ओके, आयोजन इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा करवाया जाता है और पहली बार इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। अगले क्वेश्चन पर आइए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। कहां से बिलोंग करती है? तो काम्या कार्तिकेयन की बात करें तो यह बिलोंग करती है मुंबई से। माउंट एवरेस्ट पर 16 साल की उम्र में इन्होंने चढ़ाई की। दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है और भारत की भी सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही है। कौन? काम्या कार्तिकेयन। ठीक है ना। एवरेस्ट पर 16 साल की उम्र में इन्होंने चढ़ाई की। इसके पहले ये जो रिकॉर्ड है ये भारत की ही शिवांगी पाठक के नाम था। इन्होंने भी 16 साल में ही माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। लेकिन काम्या कार्तिकेयन की बात करें तो ये कुछ माह छोटी है शिवांगी पाठक से। तो अब विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही, एक ऐसी भारतीय महिला जो कि सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, यह कौन बन गई? काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली है। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। हाँ, यहां पर एक फैक्ट आपको नोट करना चाहिए कि 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? बछेंद्री पाल। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आया है।
इनकी बायोग्राफी एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप के नाम से जानी जाती है। किसकी बायोग्राफी है? बछेंद्री पाल, 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ये बछेंद्री पाल है, आप देख सकते हैं। किस राज्य द्वारा आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो देखिए, डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया है हाल ही में असम सरकार ने। ठीक है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में असम गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएट इसे माना जा सकता है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किस काम आएगा ये समझिए। तो इस प्लेटफॉर्म का यूज अलग अलग आपदाओं के दौरान जो भी नुकसान हुआ है उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए इस पोर्टल या प्लेटफॉर्म को यूज किया जाएगा। नाम क्या दिया गया? डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। होगा क्या? तो देखिए, जितनी भी आपदा आई है असम राज्य में, उसकी लाइव रिपोर्टिंग की जाएगी, उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, उसके डेटा को संरक्षित रखा जाएगा, और जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान से प्रभावित जितने भी लोग हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता उसके बाद प्रदान की जा सकती है। तो इसके लिए हाल ही में असम सरकार ने डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है, जो कि असम सरकार के द्वारा उठाया गया डिजास्टर के क्षेत्र में या डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव माना जा रहा है। किसका है? असम सरकार। ओके, तो यहां पर 24 मई के सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो क्वेश्चन हमने लास्ट डे डिस्कस किए थे। सबसे पहला क्या था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ये कितनी थी? 39 थी। विश्व जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो बी अ पार्ट ऑफ द प्लान। सही है। वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे 2024 की ये थीम है। पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन? तो ये कौन बने? गोपी थोटाकुरा। हाल ही में किस संगठन ने वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट को जारी किया? इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। किस राज्य में लुशाई ओरम नाम का दुर्लभ पौधा खोजा गया? तो यह खोजा गया है भारत के मिजोरम राज्य में। ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में राजधानी दिल्ली कौन से स्थान पर है? तो दिल्ली को रखा गया है 350वें स्थान पर। चर्चित खिलाड़ी सचिन सर्जेराव खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो ये शॉर्ट पुल के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस देश में संक्रमित रक्त कांड मतलब इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल देखने को मिला है, जिसमें 3000 लोग जो मारे गए थे उनको मुआवजा देने की घोषणा की गई? तो ये ब्लड स्कैंडल ब्रिटेन में देखने को मिला है। इसके बाद चर्चा में रहा कोंडियन वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये स्थित है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? कौन सा देश इंटरनेशनल डायलॉग ऑन माउंटेन पीपल एंड क्लाइमेट चेंज का आयोजन कर रहा है? तो इसका आयोजन कौन कर रहा है? इसका आयोजन कर रहा है नेपाल। तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर सी। डन। लास्ट डे के सभी करंट अफेयर यहां पर क्लियर हो जाते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन ऑफ द डे बता देता हूं जो लास्ट सेशन में मैंने आपको दिए थे। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा गुवाहाटी में। ओके, भारत ने किस देश के कांकेस थुराई बंदरगाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की? तो यह बंदरगाह स्थित है श्रीलंका में। 1 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो यहां पर रवि पाठक का बिल्कुल सही आंसर है, असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका सेकेंड आंसर, और इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, यहां पर मिड क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था इगा स्वितेक किस देश की खिलाड़ी है? तो ये पोलैंड की खिलाड़ी है। डन। एक और कमेंट यहां पर आया है शिवम जाट का। इन्होंने कहा है सर एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, प्लीज 2023 की एक मैराथन लेकर आइए। देखिए 2023 की मैराथन आपको क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है।
इसके अलावा अगर आप यहाँ पर 2024 कहना चाह रहे हैं तो लास्ट 3 मंथ की मार्च तक की मैराथन भी आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसके अलावा डेली करंट अफेयर में आपको रोज पढ़ाता हूं, अगर आप रोज फॉलो करते हैं तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। एग्जाम भले ही कोई भी आपका आ रहा हो, सबके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पूरा कंटेंट अवेलेबल है। करंट का भी कंटेंट आपके लिए रोज दिया जा रहा है डेली करंट अफेयर में, आप फॉलो कीजिए। जुलाई में आपके लिए 6 मंथ की मैराथन आ जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। और उसके पहले 3 मंथ की आपकी मैराथन डली हुई है, आप वो देख लीजिए क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और डेली करंट अफेयर से आप नोट्स बनाइए अभी, तो कोई भी एग्जाम आप इजीली फाइट कर पाएंगे और करंट अफेयर में आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। ओके, ठीक है। शिवम जाट, आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो अगर आज का सेशन आप सभी को पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पहली बार आए हैं लाइक कर लीजिएगा। ऑफर ऑफ द डे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहां से जाकर आप डायरेक्ट मैथ्स का कोर्स परचेस कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।